देखिए नेक्स्ट प्रेजेंटेशन अब सचिन ओझा जी करेंगे। भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिसपे कविता जी ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद आता गणित। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को टेरर बना रहता हमेशा कि मैं कैसे सीखूं, मैं जोड़ कैसे करूं, गुणा कैसे करूं, भाग कैसे करूं। तो कुछ मूल बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे से कहीं ना कहीं प्रारंभिक स्तर से ही मिस होती रहती हैं, उनको समझाई नहीं जाती हैं। और वास्तव में ये सचिन जी का जो रिसर्च है, आप इसको देखिए, जीरो का महत्व। जीरो आगे है, लेफ्ट है, राइट है, जीरो भाग नहीं जा रहा तो कहाँ पे हमें जीरो लगाना है। यदि हम ये चीजें प्रारंभ में ही जीरो का महत्व बच्चे को बता देते हैं तो निश्चित रूप से मैथ्स उसके लिए जो हॉरर है वो नहीं रहेगा और उसको वो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेगा। आइए सचिन जी, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सचिन जी का। पहली प्रेजेंटेशन है मेरी जिंदगी की, तो धड़कनें बहुत तेज है, सामान्य होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो जीरो से जीरो की एक खासियत है कि खुद की तो हो सकता है कि उसकी कोई वैल्यू माने न माने, मगर जब किसी के पीछे लग जाता है तो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है। मैं भी अपनी जगह पर था तब जीरो ही था। हमारे जो डाइट के साथी हैं प्रवीण जी, संबलन के लिए हमारे विद्यालय आए और उन्होंने कहा आपका काम बहुत अच्छा है और आप जो है वो अपने काम को आगे प्रस्तुत कीजिए। फलोदी जागरिया में मेरी पोस्टिंग है, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है। मैंने कहा यहाँ तक आना जाना, हाथ जोड़ने, यहाँ 6 घंटे की ड्यूटी के लिए 7 घंटे का ट्रेवल। मगर प्रवीण जी का जो है वो मार्गदर्शन था, संयुक्ता मैडम का मार्गदर्शन था और हमारे जो मार्गदर्शक हैं क्लस्टर के, हमारे प्रिंसिपल सर मनमोहन जी, उनका मार्गदर्शन था। तो हम उन सब की फोर्स करने से या उन सब के कहने से हम आगे चल पड़े और यहाँ तक पहुंच गए। ये मेरा पहला क्रियात्मक अनुसंधान था, यानी अपने काम को क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में प्रस्तुत किया। अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हूं तो आप सभी विद्वान साथियों को धन्यवाद कहता हूं कि आप सभी के सम्मुख मुझे मेरा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। मेरा जो क्रियात्मक अनुसंधान था वो विभाजन प्रक्रिया के विषय में था। विभाजन यानी भाग करना। भाग करने के बारे में जब केवल मेरी स्कूल में ही नहीं, एनएएस 2018 की रिपोर्ट आई, एनएएस 2021 की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार 8वीं तक के और 10वीं तक के लगभग 61% विद्यार्थियों को भाग करने में त्रुटि होती है, भाग का रिजल्ट सही नहीं आता है। एक मेथड था जो मैं हमेशा से अप्लाई कर रहा था। प्रवीण जी ने कहा कि इसको मेथड को जो है वो आप क्रियात्मक के रूप में लाइए। मैंने कहा ये तो मैं हमेशा से अप्लाई कर रहा हूं, तो फिर मेरे बच्चों को तो ये आता है। मगर ये वो टाइम था जब कोविड के बाद में रेगुलर क्लासेस शुरू हुई थी, तो उन्होंने कहा 2-3 साल का गैप है, अब जो बच्चे आपके पास में हैं उनको जो है अभी इसकी जानकारी नहीं है। 3 साल से उनकी जो है वो रेगुलर स्टडी छूटी हुई है। और उस वक्त गवर्नमेंट भी इस दिशा में प्रयास कर रही थी कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए RKSMB के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया था और वो रेमेडिएशन प्रोग्राम अभी इस साल तक भी जारी है, 2026 तक का टारगेट है। ये सारी रिपोर्ट्स एनएएस 2018 और 2021 के आधार पर ही ये सारा प्रोग्राम शुरू हुआ था। विभाजन प्रक्रिया में ऐसा क्या था जिसकी वजह से रिजल्ट आ नहीं रहे थे? विभाजन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो मूलभूत गणित की जो 8 संक्रियाएं हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, उसमें एक महत्वपूर्ण संक्रिया है विभाजन। अगर बच्चा त्रुटियां कर रहा है तो आगे मैथमेटिक्स में उसको एक डर उस वजह से क्रिएट हो रहा है क्योंकि वो कैलकुलेशन करने के बाद में उसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। वो आयतन निकालना सीख रहा है,
वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर रहा है, मगर जहां पर भी कैलकुलेशन की बात आती है, विभाजन प्रक्रिया में होने वाली उस त्रुटि के कारण से उसका लास्ट रिजल्ट गलत आता है। स्टैटिक्स में उसने मीन मोड मीडियन की तैयारी कर ली है कि हाँ अब वो स्टैटिक्स में अच्छे नंबर स्कोर करेगा, और लास्ट में जहां कैलकुलेशन आता है, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जहां दशमलव का प्रयोग है, जहां बट्टा का प्रयोग है, वहां हर जगह विभाजन का ही प्रयोग है। और उस भाग की प्रक्रिया में जब उससे गलती हो रही है तब उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है। उस कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने की वजह से एक मैथमेटिक्स में के प्रति, विषय के प्रति अरुचि का भाव उसके अंदर जागृत होता है। तो उस विभाजन प्रक्रिया में होने वाली त्रुटियों के संबंध में मैंने ये काम किया था, और इसमें मानक विभाजन प्रक्रिया जो थी उसकी दक्षता हासिल करने की, हाँ बच्चा जो है वो त्रुटि रहित जो है वो काम कर ले। मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है बेशक ये क्रियात्मक रूप में है, मगर इसमें मैंने जो गतिविधियां की थी उस पर ज्यादा फोकस है। अभी जो समूह से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो सर जस्ट बैक लेना, ये जो मेरे हेडिंग है इसके साथ में संदर्भ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये जो मैंने किया था ये प्राथमिक कक्षाओं के समूह 1 के विद्यार्थियों के साथ किया था। प्राथमिक कक्षाएं मतलब उच्च प्राथमिक कक्षाएं मतलब 6 to 8 की कक्षाएं, और समूह 1 के विद्यार्थी यानी वे विद्यार्थी जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित में 60% से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद उनको अभी तक सही तरीके से भाग करना नहीं आ रहा। अब उनको अगर भाग करने में त्रुटियां हो रही है तो उसका क्या कारण है, उन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है, और विधि में क्या परिवर्तन किए जाएं जिससे कि वो भाग जो है वो त्रुटि रहित करना सीख जाए। सर अगली स्लाइड। तो सबसे पहले पूर्व जांच के माध्यम से उनके टेस्ट लिए गए जिसमें छोटे बड़े कई तरह के भाग दिए गए, और ये देखा गया कि किस प्रकार की त्रुटियां जो है वो ज्यादा कर रहे हैं, और फिर उसके अनुरूप जो है वो अभ्यास गतिविधियां सेलेक्ट की गई, और अभ्यास गतिविधियों के माध्यम से अंत में एक परिवर्तित विभाजन प्रक्रिया हमारे पास में प्राप्त हुई, और उस परिवर्तित विभाजन प्रक्रिया के अभ्यास से अभ्यास के पश्चात में पश्च परख लिया गया, और उस पश्च परख के रिजल्ट के आधार पर यह देखा गया कि जो हमने करवाया है, जो हमने गतिविधियां करवाई, जो हमने मेथोडोलॉजी में चेंज करवाया, उसके माध्यम से हमें किस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सर। तो उन अभ्यास गतिविधियों में जब हमने त्रुटियों को चिन्हित किया तो ये देखा गया कि भाग करते समय बच्चा गलतियां कहां कर रहा है। तो बच्चा जो है वो ज्यादातर गलतियां कर रहा है जहां भाग टूटता है, यानी जहां पर भी ऐसे डिजिट आते हैं जिसको अपने सामान्य भाषा में कहते हैं कि अब भाग नहीं जा रहा, तो ऐसी जगह वो गलतियां कर रहा है। उसके साथ साथ में भाग के अंदर अंतर्निहित प्रक्रिया के रूप में बाकी होती है, हर स्टेप में घटाव होता है, उस घटाव में भी वो जो है वो मिस्टेक्स कर रहा है। और तीसरी चीज कि भाग के साथ में एक पैरेलल प्रक्रिया चलती है कि हमें भाजक का जो है वो एक पैटर्न टेबल या पहाड़ा जो है वो ध्यान में होना चाहिए, वहां पर उसे क्रिएट करने में मिस्टेक हो रही है। तो इस सब के लिए हमने चरणबद्ध तरीके से एक प्रक्रिया अपनाई। उस प्रक्रिया में सबसे पहले तो विद्यार्थी के पास में जो हमेशा से वो परंपरागत तरीके से जो गिनती लिखता हुआ आ रहा था, वो गिनती उसकी 1 से 100 की जो गिनती थी, उस गिनती में 0 शामिल नहीं था। तो सबसे पहले 0 को उस गिनती में शामिल किया ताकि विद्यार्थी को जो है वो उसको स्वीकृत रूप में उसके जो मस्तिष्क में 0 को एक स्वीकार्य रूप आए, वो अपनी गणनाओं में इसको शामिल करना शुरू करे। और जब हमने उस 0 को गिनती में स्वाभाविक रूप से शामिल किया तो गिनती के लिखने के उसी पैटर्न में एक नया चेंज आया। इस नए चेंज में अगर आप देखेंगे तो इसके और भी बहुत सारे लाभ हुए, इतने प्रकार के लाभ हुए कि इसके बारे में जब एक चर्चा संगोष्ठी हमने की तब हमें ये लगा कि सिर्फ इस गिनती के, इस लिखने के पैटर्न के आधार पर अलग से शोध किया जा सकता है। इस गिनती लिखने के पैटर्न में लाभ को अगर आप देखना शुरू करें तो 1 अंक के अंक जो है वो अलग हो गए हैं, 2 अंक के अंक अलग हो गए हैं, और इसी क्रमिक में 3 अंक के अंक अलग हो गए हैं। इसी गिनती के पैटर्न में अगर आप देखना शुरू करेंगे तो जो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऐसे प्रश्नों में जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है,
3 अंकों की या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछते ही वो 90 उत्तर देता है, या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछने पर वो जो 11 उत्तर देता है, वो क्लियरिफिकेशन यहां से उसको और अधिक क्लियर होगा। उसके साथ साथ ही अंग्रेजी और हिंदी में जो गिनती बोलने का क्रम है, जो गिनती बोलने का तरीका है, वो भी इससे करेक्ट करने में आसानी होगी। हिंदी में इसको गिनती को जिस तरह से बोला जाता है, जैसे मैं अगर 30 की टेबल बोलूं तो आगे बोला जाता है 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, जबकि ये बोलने का क्रम गलत है। होता यह है 30 1 31, 30 2 32, 30 3 33। 30 और 3 33, मतलब 30 और 3 का जोड़ 33 होता है। इसमें हमें बेस सबसे ऊपर मिल रहा है, और यही का यही अगर मैं अंग्रेजी में बोलूं तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, जो 30 की सीरीज है वो एक रो में है, 40 की सीरीज है वो एक रो में है। इस पर जो डीप स्टडी की गई तो इसके बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट निकल के आए, जिसमें जीरो का तत्समक रूप भी था कि जब हमने 30 के बाद में 31 या 30 1 31 का, तो हमने 1 2 3 में तो 0 1 क्यों नहीं कहा, क्योंकि जीरो योज्य तत्समक है, इसको जोड़ने और घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आई, मगर बेसिक रूप में मैंने जब शामिल किया तब मेरा सिर्फ इतना ही प्रयोजन था कि जीरो उसके मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं स्वीकार्य रूप में आए। अभी वो जो गिनती लिख रहा है उसमें जीरो शामिल नहीं है। इसका मुझे एक और फायदा हुआ कि 6th क्लास से पूर्ण संख्याएं नाम से चैप्टर शुरू होता है, 5th क्लास तक प्राकृत संख्याएं चलती है। जब मैंने पूर्ण संख्याओं के रूप में इसका परिचय करवाया तो प्राकृत के रूप में वो जानता था, और पूर्ण के रूप में जब मैंने इसको दिखाया और मैंने ये बताया कि जीरो दिया मेरे भारत ने, जीरो का ज्ञान दुनिया को भारत ने करवाया। रोमन संख्या में जो 1 2 3 लिखा जाता है या और दूसरी गणित है उसमें जीरो नहीं था, जीरो की जो हिस्ट्री थी उससे अवगत करवाया, तो उनके अंदर अपने देश के प्रति, अपने नॉलेज के प्रति एक गर्व का भाव भी जो है वो जागृत हुआ। सेकंड स्टेप में मैंने जो है वो बाकी पर काम किया। बाकी में भी मेरे को यही देखने में आया कि सामान्य बिना हासिल वाली या बिना उधार लिए जाने वाली बाकी में बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम वहां हो रही थी जहां उधार लिया जा रहा था। उधार लेने वाली भी 3 प्रकार की स्थितियां थी। पहला, जहां सिर्फ उधार लिया जा रहा था या हासिल ली जा रही थी। दूसरी वो स्थिति जहां पर उधार लिया जा रहा था, फिर उधार दिया जा रहा था, फिर उधार लिया जा रहा था। मतलब ये जो संख्या है, बीच वाली संख्या, ये उसको उधार दे रही है और उसके बाद में चूंकि वो खुद भी घटाते वक्त छोटी है तो वो उधार ले भी रही है। और तीसरी प्रकार की वो जिसमें उधार लेकर के फिर उधार दिया जा रहा था। जैसे सामान्य तौर पर मैं कहूं कि 1000 में से अगर आपको 2 भी घटाने हैं तो 1000 में से 2 घटाने के लिए उस 1 से कैरी फॉरवर्ड करते हुए सेकंड जीरो पर आएंगे, फिर थर्ड जीरो पर आएंगे, फिर लास्ट जीरो पर आएंगे, और इस तरह से उधार लेकर के उधार देने का क्रम चल रहा है। इस प्रकार की घटाव का अभ्यास करवाए बगैर या इसमें जो है वो उसकी दक्षता लब्धि प्राप्त किए बगैर विभाजन में त्रुटियों को कम करना पॉसिबल ही नहीं था। यहां पर भी यही देखा गया कि जो ये कैरी किया जा रहा है, यहाँ 10 कैरी किया जा रहा है, और वो 10 जो है वो शून्य आधारित पद्धति है। दशमक पद्धति भारत की देन है और ये शून्य आधारित पद्धति, तो इसमें भी जो है वो शून्य का समावेश हुआ। नेक्स्ट, फिर तीसरी चीज थी गुणा का पैटर्न। अब पैटर्न के लिए चूंकि मेरे पास में बड़ी कक्षाएं थी तो पैटर्न और पहाड़े से एक शब्द आता है पहाड़े, याद करना। और याद करने को लेकर के अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक ऐसा मतलब हवा सा क्रिएट कर रखा है कि याद करना तो अपराध है, जबकि याद करना जो है स्मृति एक गुण है, स्मृति दोष नहीं है। बहुत सारे ऐसे फील्ड है, आप डॉक्टरी फील्ड ले, मैंने कल ही एक नई थीसिस में पढ़ा था कि डॉक्टरी में इतना, डॉक्टरी की प्रिपरेशन में, पीएमटी में या एमबीबीएस के दौरान फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर यानी 8 सेमेस्टर तक उनके पिछले सारे सेमेस्टर्स के जो सिलेबस है वो इंक्लूड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिए और फर्स्ट खत्म, फिर सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट और सेकंड दोनों का सिलेबस आता है, थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का आता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनकी स्मृति का विकास किया जाए, क्योंकि एक डॉक्टर के पास में इतने तरह के मरीज आते हैं, उन मरीज की उन बीमारियां, उन सिम्टम्स से रिलेटेड सारी की सारी दवाइयां याद रखना वो स्मृति के कारण ही संभव हो पाएगा।
चूंकि ये बच्चों के मामले में था, तो पैटर्न को याद कराने की दृष्टि से मैंने सीसी और SIQ की चेकलिस्ट को संभाला। तो मैंने उसमें देखा कि तीसरी की कक्षा की दक्षताओं में शामिल है कि बच्चे को 10 तक के पहाड़े याद हो, और चौथी की दक्षताओं में शामिल है कि बच्चे को 20 तक के पहाड़े याद हो। हालांकि मेरा उद्देश्य पहाड़े याद करवाना नहीं था, मेरा उद्देश्य यह था कि बच्चे को पैटर्न निर्माण करना, पैटर्न पहाड़े बनते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, ताकि किसी दिन उसको 365 में 72 का या 73 का भाग लगाना हो तो 73 का पहाड़ा तो उसको याद नहीं करना है, उसको जोड़ जोड़ करके वो पैटर्न बनाना आना चाहिए। मगर इस पैटर्न बनाने की प्रक्रिया में भी एक चीज और जो मुझे इंक्लूड करनी थी वो थी जीरो। नेक्स्ट, पैटर्न टेबल जो लिखी जाती है 2 या 2 या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक या प्रॉब्लम या इंक्लूड करने योग्य जो चीज है वो ये है कि 2 इंटू 0 0 होता है, ये इंक्लूडेड नहीं है। इस वजह से जब कभी भी बार 0 की गुणा की जाती है तब जो है वो बच्चे से जो है वो भूल होती है, त्रुटि होती है, और वो सेम ही समस्या, मतलब 2 को 0 से गुणा करना है और वो 2 ही लिख देता है, जबकि यहां पर 2 को 0 से गुणा करने पर 0 आता है। ये अगर टेबल में इंक्लूड कर दिया जाए, स्टार्टिंग में छोटी क्लासेस से ही अगर इसको इंक्लूड करते हुए शुरू किया जाए, तो बच्चे ने ये फिगर देख रखा है, तो जब कभी भी ये 0 से मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर का आएगा, रिजल्ट 0 ही आएगा। मानवीय भूल जो बच्चों से होती है उसमें इंटू 0 आने पर सेम वही संख्या लिख दिया जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, तो विभाजन प्रक्रिया में मैंने कुछ जो चेंजेस किए थे वो ये थे कि पहला चेंज तो ये था कि विभाजन प्रक्रिया में भाग नहीं जाता है, ये कथन ही गलत है। भाग जाता है, कितनी बार जाता है? 0 बार जाता है। 0 बार भाग जाता है, ये अगर बच्चे के माइंड में एक बार अपने पैटर्न में जैसे ही 0 इंक्लूड किया, उसकी टेबल में 0 इंक्लूड हुआ, अब उसका 0 बार भाग जाने लग जाएगा, क्योंकि बच्चा सबसे पहले नहीं तो ये देख रहा था कि 2 एकम 2, यानी 2 से अगर कम संख्या है तो अब तो 2 का भाग जा ही नहीं रहा, भाग जा रहा है, 0 बार जा रहा है, क्योंकि 2 इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है। और ये सिर्फ 2 पर ही लागू नहीं है, 2 तो एक एग्जाम्पल है। इस तरह से छोटे से चेंज करते हुए फिर उसमें आगे ये है कि जितने के जितने अंक अपने भागफल में है, भागफल में उतने ही अंक आएंगे जितने भाजक में है। सर भाग के एग्जाम्पल्स निकालना, यहां पर भाग के कुछ एग्जाम्पल्स है, इन एग्जाम्पल्स को आप अगर देखेंगे तो यहां पर दे रखा है कि अगर हम 2 का भाग 1 में लगा रहे हैं, तो 1 में लगा रहे हैं तो कितनी बार भाग जा रहा है? 0 बार भाग जा रहा है, और 0 बार भाग लगेगा तो 0 आया, और बट्टे में कितना आ गया? 1 आ गया, और फिर हमने यहां से 0 कैरी कर लिया। यहां पर अगर 4 अंक है तो यहां पर भी 4 अंक है। शुरू में ये देखते हुए हो सकता है कि किसी विद्वान साथी को ये लगे कि ये तो मूर्खता है, शुरू में 0 का भाग लगाने की कहां आवश्यकता है। ये बच्चा अभ्यास के साथ साथ ये 0 को बाद में गायब कर देगा, मगर अभी इस 0 को इसलिए शामिल करना जरूरी है क्योंकि इस 0 को शामिल नहीं कर रहे हैं तो बच्चा जो आगे का 0 आ रहा है उसको भी वो गायब कर देता है, और वो अगली संख्या कैरी कर लेता है, और यहां पर 0 नहीं आ पाता है। जब बच्चे को मुश्किल सा भाग दिया जाता है, मुश्किल से भाग की जगह सरल सा, अगर 401 में 2 का भाग देना है और 200 बार भाग जाता है, वो 200 बार भाग लगाने की जगह 20 या 2 या 2000 इसीलिए लेकर के आता है क्योंकि वो 0 बार भाग नहीं लगा रहा। मेरे को समय समाप्ति की जो है वो 2 स्लिप्स मिल चुकी है, लेकिन हमको तो समय समाप्ति की 2 स्लिप्स मिल चुकी है। मैं जो है वो दौड़ रहा हूँ, एक-एक चीज को क्लियर कर, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो हमारे घर में छोटे भाई बहन, बच्चे या उनके बच्चे या पड़ोसी जो भी है ना, भाग करने में सबको प्रॉब्लम आ रही है। मैंने मतलब कॉलेज के बच्चों को बिठा करके भाग दिए हैं और उन्होंने सही नहीं किए हैं। हम कैलकुलेटर आधारित लोग हो गए हैं, भाग चाहिए होता है तो हम उससे कर लेते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि भाग की जो स्टैंडर्ड प्रक्रिया है, मानक विभाजन प्रक्रिया, उस तरीके से भाग करने में हम यहां त्रुटि कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं। सर नेक्स्ट, तो
2 स्लिप्स आ गई है, मैंने अपना काम रख दिया है। मैंने अपनी जो क्रियात्मक की स्टेटिक्स थी वो आपके सामने प्रस्तुत नहीं की है। मैं आगे लास्ट फिगर्स तो रखूंगा, मगर मैंने वो फिगर्स इसलिए प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि वो फिगर्स मेरी एक स्टैंडर्ड लेवल पर एक्सेप्ट हुई है, तभी तो मैं आपके सामने आया हूं। तो मैंने 26 बच्चे लिए थे क्योंकि मेरे 6, 7, 8 में जो है वो समूह 1 के, यानी ऐसे बच्चे जो 60% अप स्कोर कर रहे थे, उन्हीं से मैंने प्रयोग इसलिए शुरू किया अपना कि ये बच्चे जिनको सब कुछ आता है, वो सब जगह अच्छा स्कोर कर रहे हैं, वो भी भाग गलत क्यों कर रहे हैं? अगर वो भी भाग गलत कर रहे हैं तो वो बच्चे जिन पर मुझे बुनियादी रूप से काम करना है, उनसे तो मैं क्या एक्सेप्ट करूं कि भाई वो भाग कर पाएंगे। तो इसका जो है वो शैक्षिक अनुसंधान की शैक्षिक महत्ता ये है कि गणित में जहां कहीं भी आप आगे चलेंगे, चाहे भिन्न के रूप में आगे चलेंगे, चाहे दशमलव के रूप में आगे चलेंगे, चाहे आप 10th के बड़े सवाल करवा रहे हो, चाहे छोटे सवाल करवा रहे हो, या फिर एक स्टैंडर्ड के बाद में कहा जाता है कि एक बच्चा जिसकी गणित में रुचि नहीं है उसको 10th लेवल पर सिर्फ मैथमेटिक्स पास करनी है और आगे बढ़ना है, उन चैप्टर्स को करते वक्त भी, यानी प्रायिकता, सांख्यिकी, समांतर श्रेणी, उनमें भी उसको भाग की आवश्यकता तो होगी ही होगी। और मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जिसमें जो सही है वो सही है और उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। 2 × 3 = 6 होता है, 6 के अलावा गणित में इतने सारे फिगर से आप कुछ भी लिख दो, वो सब गलत है। 2 × 3 निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आपको 2 की टेबल याद हो सकती है, आप 2 को 3 बार जोड़ सकते हैं, वो आपके तरीके हैं, मगर रिजल्ट जो है वो तय है कि 6 है मतलब 6 ही है। और जब ये बेसिक सी एक संक्रियात्मक मिस्टेक बच्चा करता है तो उसके गणित के हर फील्ड में, और गणित ही नहीं, व्यवहारिक जीवन में भी सबसे ज्यादा संक्रियाएं यही काम आती है, गुणा और भाग, हिसाब किताब जिसको हम कहते हैं। कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति गणित से तो पीछा छुड़ा सकता है, मगर अर्थ की इस व्यवस्था से पीछा नहीं छुड़ा सकता, जिसमें उसको सामान्य रूप से कैलकुलेट करना ही पड़ता है कि हाँ ये इतना है तो अप्रोक्सीमेट कितना होगा। नेक्स्ट सर, परिकल्पना की स्वीकृति। मेरे जो स्कोर थे फर्स्ट में, जब मैंने पूर्व परख लिया तो बच्चों के एवरेज स्कोर 8.12 थे। ये एवरेज स्कोर क्रियात्मक के हिसाब से बहुत हाई है। जब मैं लेकर के मैम के पास में आया तो मैम ने कहा इतना तो स्कोर कर रहे हैं, मतलब एवरेज के करीब तो बच्चे आ रहे हैं, तो फिर बच्चों को जो है वो इस पर क्रियात्मक करने की क्या आवश्यकता है, बच्चों के साथ ये करने की। तो पहली बात तो ये बुनियादी दक्षता है विभाजन, जिसमें 8% ये जो 8 है यानी 40% का स्कोर है, ये बहुत कम है। बहुत कम क्यों है? क्योंकि बेसिक बुनियादी चीजें ऐसी है जो कि 100% आनी चाहिए। उसमें त्रुटियां होती है, मानवीय भूल होती है, मगर एक्सपेक्टेड, अपेक्षित कितना है? अपेक्षित तो 100% है कि एक 8th में पढ़ने वाला बच्चा या 6th में पढ़ने वाला बच्चा जिसको भाग तो आना ही चाहिए। अब इसमें 60% आता है या 40% आता है या 50% आता है, ये सफिशिएंट वैल्यू नहीं है। तो ये करवाने के बाद में जब मैंने इसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट करवाया तो मेरे को जो है वो रिजल्ट 85% प्राप्त हुए, यानी 85% बच्चे जो हैं उन्होंने सही करना शुरू कर दिया। इसमें एक और अच्छी बात निकल करके आई, वो ये था कि इसमें मेरा जो मानक विचरण गुणांक था वो पहले 31% था और बाद में जो है वो ये गिर करके 9% हो गया। मानक विचलन गुणांक ये बताता है कि हमारा डाटा जो है वो कितना प्रसार ले रहा है या कितना उसका फैलाव है। जब हम बुनियादी दक्षता की बात करते हैं तब हमें फैलाव नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य ये है कि सारे बच्चे त्रुटि रहित विभाजन करें, तो हमारे लक्ष्य की ओर उन्मुख हमें हमारा रिजल्ट जो है वो प्राप्त हुआ और हमारी ग्रोथ जो है वो 110% रही। नेक्स्ट सर, अब निष्कर्ष में इसका सारा का सारा लबोलुबाब ये है कि इससे एक पूरा का पूरा पैटर्न निकल करके आया कि वो सिर्फ विभाजन नहीं है, वहां गिनती में भी हमने इंक्लूड हुए हैं, हमने बाकी में भी इंक्लूड हुए हैं, हमने उसके जो पैटर्न बनाए हैं, जहां गुणांक की शुरुआत हुई थी वहां भी हम इंक्लूड हुए हैं, और उसके बाद में हमने विभाजन यानी भाग किया है, जिसका भी हमने थोड़ा सा रूपांतरित किया है, मगर उस थोड़े से रूपांतरित से वो जो भाग का टूटना जिसे कहा जाता है या भाग नहीं जाना जिसे कहा जाता है, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। और एक मेथोडोलॉजी डेवलप हुई है जिसको 6, 7, 8 के बच्चों के साथ अगर स्टार्टिंग फर्स्ट जो मंथ चलता है
15 दिन रिवीजन के तौर पर जब हम पूर्व ज्ञान का दौरान करवाते हैं जुलाई माह में, उस वक्त अगर इसको रन किया जाए तो उसकी बेसिक जो बुनियादी दक्षताएं हैं वो शार्प हो जाएंगी, उसमें जो कमियां रही है हुई है वो दूर हो जाएंगी और गणित के सभी अन्य क्षेत्रों के साथ साथ व्यवहारिक जीवन में भी उसको जो है वो लाभ होगा। धन्यवाद। मैं अपनी बात थैंक यू सर। कोई सवाल, कोई सजेशन है यदि आपका है तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि वहां तक माइक पहुंचा दें। मैं बोल दूं क्या? सर का मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत स्टूडेंट। आपके कार्यक्रम कैसे बताऊं? नहीं कोई नहीं सर, आप जाओ, हम बाद में देखेंगे। मेरा नाम सचिन ओझा। मैं सचिन जी ओझा के क्रियात्मक शोध से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और मुझे उठ के आना पड़ा बोलने के लिए। बलात् आया हूं मैं आपकी अनुमति के बिना। सबसे पहले तो इन्होंने शून्य के महत्व को जिस प्रकार से प्रकट किया, हमारा शांति पाठ है, उसके अंत में एक श्लोक बोला जाता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण मिलाओ तो भी पूर्ण आता है और पूर्ण में से पूर्ण घटा दो तो भी, और पूर्ण को पूर्ण से गुणा या पूर्ण को किसी से भी गुणा कर दो तो भी पूर्ण ही प्राप्त होता है, और पूर्ण में किसी का भी भाग दे दो तो भी पूर्ण ही प्राप्त होता है, शून्य ही। और पूर्ण का भाग किसी में दे दिया तो अनंत आ जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो आज मजा आ गया इस पूर्ण की महिमा को ओझा जी ने और अपनी गिनती में इन्होंने, जहां अभी तक हम गिनती में पूर्ण वाले अंक को अंत में रखते थे, इन्होंने सबसे ऊपर रख के एक नई विधा प्रस्तुत की। बहुत बहुत प्रभावित है। और वास्तव में इस प्रकार की ये शोध जो है बालकों के ज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ही अच्छा शोध है। थैंक यू। मैं अपनी खुद पे गुजरी हुई बात बताता हूँ कि जब इस प्रकार का शोध नहीं हुआ होता, ऐसे शिक्षक ओझा जी जैसे शिक्षक उस समय नहीं थे, एमएससी फिजिक्स का फाइनल ईयर, तब जाके वहाँ शिक्षा प्रणाली में जो हमारी कमी थी वहाँ मुझे चोट देगी, है ना। तो इसी प्रकार की कमियों को इन्होंने अपने क्रियात्मक अनुसंधान से ओझा जी ने दूर किया है। मैं बहुत प्रभावित हूँ और आप सभी जो शोधार्थी हैं, निश्चित रूप से आपने इसी प्रकार की अनेक समस्याओं को, जो व्यावहारिक समस्याएं हैं, जो विद्यालय प्रणाली में, शिक्षा प्रणाली में जो आ रही समस्याओं को दूर कर सकती है, आपने निश्चित रूप से इसी प्रकार के शोध किए हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपके अंदर जो शिक्षकत्व है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, और यही शिक्षकत्व जो है और यही जो आपके जीवन मूल्य हैं, भारतीय शिक्षा को अपने उच्च स्थान पर ले जाएगी। थैंक यू। मैं पंचासीन हमारे सेवानिवृत्त जो संयुक्त निदेशक महोदय हैं, कीचड़ साहब, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। भारतीय एयरटेल के संदीप जी सर का भी आभार व्यक्त करूंगा, उन्होंने आपके संयोजन में इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। मेरे डाइट के समस्त स्टाफ को भी आभार। थैंक यू। अभी यदि आपको कोई सवाल है, नल्ली मैम आपको कोई सवाल है? हाँ, पीछे भी मैम ने हाथ उठाया है और एक संतोष जी है, तो पहले हम नल्ली मैम के पास चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा जल्दी से। सचिन जी, बहुत मजा